हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, इस पे तीनों ये सारे लोग शामिल होते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति जो होता है संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऐसा हम लोग पिछले जो संविधान के स्रोत हैं उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो राज्य का प्रमुख होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, ठीक है। तो भारत में जो राष्ट्रपति है वो केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है और जो मुख्य शक्ति है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में निहित होती है, ठीक है। ब्रिटेन की शासन प्रणाली में और भारतीय शासन प्रणाली में डिफरेंस ये है कि भारत में जो प्रमुख है, भारत का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति यहाँ पर भारत में निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में जो राज्य का प्रमुख है, ब्रिटेन का जो प्रमुख होता है वो राजा होता है। ये पद आनुवांशिक पद है। ये मुख्य डिफरेंस है भारतीय शासन प्रणाली में और ब्रिटेन की शासन प्रणाली में, ठीक है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि भारतीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की शासन प्रणाली दोनों ही संसदीय शासन प्रणालियाँ हैं। इन दोनों प्रणालियों में समानता होते हुए भी एक डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस क्या है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। आज की क्लास में हम लोग संघीय कार्यपालिका पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रपति को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। भारत में संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, ठीक। अब हम एक जो है चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कार्यपालिका को कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। भारत सरकार, सबसे पहले फ्लो चार्ट मैंने एक तैयार किया है, इसको आप लोग देख सकते हैं कि भारत सरकार जो है ये इनके 3 पार्ट किए गए हैं यहाँ पर। एक तो पहला जो है कार्यपालिका हो गई, दूसरा होगा न्यायपालिका और तीसरा हो गया विधायिका, ठीक है। विधायिका के, अब कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, क्योंकि इनके जरिए शासन के सारे कार्य होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब विधायिका को देखते हैं कि विधायिका क्या होती है। विधायिका होती है राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में हमारे राज्यसभा में 250 सीटें हैं और लोकसभा में कुल 550 सीटें हैं, ठीक। अब न्यायपालिका देखते हैं कि न्यायपालिका के कितने स्तर हैं। तो न्यायपालिका के बेसिकली 3 स्तर हैं। सबसे ऊंचा स्तर जो है वो उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, और जो उसके बाद होता है निचला स्तर जिसे जिला न्यायालय हम लोग कहते हैं, ठीक। चलिए, अब राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रपति, सबसे पहले राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 जो है, 51 का में हमने देखा था मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य के बाद अनुच्छेद 52 आ जाता है। 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 ये कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह जो राष्ट्रपति का पद है वो कभी भी खाली नहीं रह सकता है। और राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति जो है गणतंत्र का प्रतीक होता है, उसी के ही नाम से सारे कार्य संचालित किए जाते हैं। और राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है, ये बात भी हम लोग जानते हैं, ठीक। अब अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो इसका प्रयोग कैसे करेगा? वह इसका प्रयोग स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ऐसी बात कही गई है अनुच्छेद 53 में। निर्वाचन, अब हम देखते हैं कि निर्वाचन कैसे होता है राष्ट्रपति का। तो अनुच्छेद 54 क्या कहता है? एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है।
अर्थात यहाँ पर क्या है कि अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा। अब उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होंगे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे? लोकसभा और राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, केवल निर्वाचित सदस्य होंगे। किसके होंगे? लोकसभा के, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, राज्यसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबलीज विधानसभा के। ठीक है, राज्य विधानसभा की, राज्य विधानसभा। ठीक, ओके। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो 70th संविधान संशोधन हुआ था, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार 1992 के अनुसार दिल्ली और पौंडीचेरी, जिसे पुडुचेरी अभी नाम हो गया है, दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। किसके अनुसार शामिल किया गया है? 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शामिल किया गया है। तो अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन हो गया? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्य विधानसभा। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, राज्य विधानसभा और दिल्ली प्लस दिल्ली एवं पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अच्छा, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किसमें दी गई है? अनुच्छेद 55 के सब क्लॉज 3 में दी गई है। इसके अनुसार राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होगा और जो मत पद्धति है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा और ये मतदान ओपन नहीं होता है, ये गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ये बात हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाएगा, अपना नाम दाखिल करेगा, उसके लिए कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है, और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए कि जो 50 लोग प्रस्तावित करेंगे और उस पेपर पे 50 लोग साइन भी करेंगे। एक बात ये हो गई। उसके बाद जमानत राशि 15,000 रुपये जमा करनी पड़ती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6% प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जो कि 15,000 है वो जब्त कर ली जाएगी। मान लेते हैं हम कुल जो मत पड़े, कुल वोटिंग हुई, मान लेते हैं 500 वोट पड़े। अब 500 का आप 1/6% निकाल लो। ठीक है, तो लगभग 84 वोट्स उसको मिलने चाहिए। यदि 50 जो है कुल वोट डालने, कुल वोटर हैं तो 84 वोट से यदि कम मिल रहा है तो जो 15,000 जमानत राशि दी गई है वो जब्त हो जाएगी। ये 500 जो हैं वोटर, उसका मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, ये एक्चुअल नंबर नहीं है। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। और राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती भी नहीं कभी दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण होता है। अच्छा, इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने का क्या मतलब है। मान लीजिए निर्वाचक मंडल में 500 सदस्य हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के दिल्ली और पुडुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य। अब मान लीजिए 2 सदस्य जो हैं कोई वो बीमार हो गए निर्वाचक मंडल के, वो लोग वोट देने नहीं आ सकते, तो जो भी प्रक्रिया होगी वो उन दोनों सदस्यों के बगैर कंप्लीट कर ली जाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि 2 सदस्य कम थे। अब जब 2 सदस्य कम होंगे तो जो प्रक्रिया है वो उस काउंटिंग के हिसाब से पूरी की जाएगी। ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। और अगर कोई विवाद हो जाता है तो
निपटारा कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा। ये एक बात हो गई। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आई नहीं है नोट्स में, वो ये है कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, यहाँ पे हम राष्ट्रपति के लिए पहले बात कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति में हम सेपरेटली इसको कवर करेंगे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। ये भारत निर्वाचन आयोग करवाता है, दैट मीन्स जो सेंट्रल में है। ठीक है, जो हमारा निर्वाचन आयोग, इसे हम भारत निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, ये करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग का राष्ट्रपति के चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, पदावधि देखते हैं। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। मान लीजिए किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का चुनाव लेट हो जाता है और 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति अपने पद का त्याग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस पर अगले राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 56 के अनुसार। ठीक है, अगला देखते हैं। अनुच्छेद 51 खा के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का केवल एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, यही केवल एक आधार है। अगला पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है। ठीक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद का त्याग कभी भी कर सकता है। अच्छा, हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है और कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार जो है राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। यहाँ पे संविधान में कोई भी सीमा निर्धारित नहीं करी गई है, जैसे कि अमेरिका में है कि अमेरिका में एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद को केवल 2 बार ग्रहण कर सकता है, केवल 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद ग्रहण कर सकता है। लेकिन भारत में ऐसी कोई भी सीमा लागू नहीं है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बीच में यदि 5 वर्ष पूरे होने से पूर्व राष्ट्रपति अपना पद त्याग करना चाहता है तो राष्ट्रपति अपने हस्तलिखित हस्ताक्षर द्वारा एक पत्र लिखेगा और किसको संबोधित करके लिखेगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा और अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे देगा, अपने पद को छोड़ देगा। अच्छा, अब देखेंगे कि राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताओं का विवरण किया गया है। किस में किया गया है? विवरण योग्यताओं के लिए 58 में किया गया है। अच्छा, योग्यताएं क्या हैं? पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए, एक पहला कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई 35 ईयर्स की जो आयु है वो पूरी कर लेनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? राष्ट्रपति में होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता देती हूँ कि संसद कैसे बनती है। संसद बनी होती है हमारी, संसद के 3 भाग होते हैं। ये आप लोग यहाँ पे पता होगा वैसे आप लोगों को, यदि नहीं पता है तो इसको जान लेते हैं हम लोग। देखिए, राज्यसभा जो कि स्थायी सदन कहा जाता है इसको, इसका कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक, और राष्ट्रपति। तो संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह उसका अभिन्न भाग होता है। ना लोकसभा का सदस्य होता है, ना राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन संसद का एक अभिन्न भाग होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है एक, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। लाभ के पद कौन कौन से होते हैं? लाभ के पद वो होते हैं जो भारत सरकार के अंतर्गत
कि कोई भी वो पद जहाँ से आपको भारत सरकार से कोई भी वेतन या भत्ता मिल रहा होता है, भारत सरकार के अंतर्गत जो भी पद आता है, भारत सरकार के जो भी उपक्रम है उनके अंतर्गत जो भी पद आएगा वो लाभ का पद होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कोई भी मंत्री ये लाभ के पद नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक नोट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ या राज्य क्षेत्र की मंत्री परिषद का सदस्य जो है लाभ का पद नहीं माना जाता। ये अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया है। ठीक है, अगली तरफ चलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है? शपथ। शपथ किस अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान, इसको प्रतिज्ञान भी बोलते हैं। यदि कहीं एग्जाम में प्रतिज्ञान पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति का प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत है। शपथ या प्रतिज्ञान एक ही बात हो सकती है, आप लोग इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 60 में दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है। अच्छा, राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रारूप है वो भी अनुच्छेद 60 में ही दिया गया है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अनुसूची 3 में नहीं दिया गया है, अनुच्छेद 60 में दिया गया है। ठीक है, अब वेतन की बात कर लेते हैं। मासिक वेतन राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए होता है। महाभियोग के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। महाभियोग, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 61 एक क्या कहता है के तहत राष्ट्रपति पर संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61(2) के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। लिखित सूचना, यहाँ पे एक जो है टर्म मिसिंग है, लिखित सूचना, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लीजिएगा लिखित सूचना देनी होगी। यदि महाभियोग लगाना है राष्ट्रपति पर तो अनुच्छेद 61(2) के अनुसार ये बताया गया है संविधान में कि राष्ट्रपति को ऐसे संकल्प की सूचना कम से कम 14 दिन पहले दे दी जाएगी। ठीक है, उसके पश्चात ही ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आने वाला है, सूचना कैसे दी जाएगी, इसको देखते हैं हम। इस प्रकार की 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4, कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। जब राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी, महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा तो 14 दिन की अग्रिम सूचना दी जाएगी। उसके साथ साथ ही सदन की जो भी कुल सदस्य संख्या है उसका 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए उस पत्र पर। ठीक है, हस्ताक्षर होने के जब हस्ताक्षर 1/4 सदस्य कर देंगे लोकसभा के या सदन के, जिस भी सदन में पेश किया जा रहा है राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रस्ताव, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा में अगर पेश किया जाएगा तो 250 के 1/4 साइन करेंगे, यहाँ पे लाया जाएगा तो 550 के 1/4 सदस्य साइन करेंगे उस पत्र पर। ठीक, उसके बाद जब ये संकल्प जो है सदन पर के पटल पर रखा जाएगा तो इसको पारित होने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से ये जो है पास होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं। महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। अच्छा, अभी जैसे मैंने जब क्लास शुरू की थी तो आप लोगों को ये बताया था कि राष्ट्रपति का पद जो है कभी भी खाली नहीं रह सकता है। ठीक, यह एक गणतंत्र का, राष्ट्रपति का पद जो है एक गणतंत्र का प्रतीक होता है। यदि राष्ट्रपति किसी कारणों वश अपनी
पद पर उपस्थित नहीं है, राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, बीमारी या अन्य कारणों से पदभार ग्रहण करने में असमर्थ है, तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद धारण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, भाई उपराष्ट्रपति भी बीमार हो गए हैं, तब क्या करेंगे? तब जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। लेकिन यदि मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। ठीक है, इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार के बाद संविधान सभा ने जब 1950 में संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब राष्ट्रपति के रूप में किनको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। फिर 5 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद जब राष्ट्रपति के रूप में दोबारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति पद का पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ये कुछ फैक्ट हैं, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोग इनको याद रखेंगे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने और 1 बार राष्ट्रपति बने थे। वी गिरी के समय निर्वाचन की जो है 2 बार मतगणना हुई थी और वह द्वितीय चक्र की मतगणना में निर्वाचित हुए थे। नीलम संजीव रेड्डी की पहली बार चुनाव में पराजय हुई थी, जबकि दूसरी बार वे निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हैं। ठीक है, अब हम राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो कार्यकारी शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति की, क्या होती हैं इनके बारे में देखते हैं। शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। वह प्रधानमंत्री से प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों की सूचना मांग सकता है। कौन मांग सकता है? राष्ट्रपति मांग सकता है। और यहाँ पर संविधान में उल्लेख भी है कि अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। मतलब अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति के सूचना मांगे जाने पर प्रधानमंत्री उनको अनुकूल सूचना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिनमें से उनके नाम हम लोग देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ये वाले पॉइंट देखिएगा, याद करते चलिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, कि राष्ट्रपति किस किस पदाधिकारी की नियुक्ति करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय राजदूतों और अन्य राजनयिकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग बोलते हैं, ठीक है, ये भी कैग ही कहते हैं, तो कभी इसको कंफ्यूज मत होइएगा। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघ क्षेत्रों के आयुक्त, भाषा आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? उस प्रदेश के संबंधित राज्यपाल करेंगे। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखने वाले हैं विधायी शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति को जो विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति को सत्र बुलाने का, सत्रावसान, लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, प्रत्येक नए चुनाव के पश्चात तथा प्रत्येक वर्ष के संसद के प्रथम अधिवेशन
को संबोधित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। जब राष्ट्रपति जो है, नई लोकसभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति वहाँ पर अभिभाषण करते हैं, ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। उसके बाद सत्र कंप्लीट होता है तो राष्ट्रपति धन्यवाद प्रस्ताव भी लेते हैं, अभिभाषण करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर सदनों के जो है जो संविधान संशोधन को छोड़ करके दोनों सदनों के बीच, लोकसभा और राज्यसभा के बीच अगर डिस्प्यूट हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, मान लीजिए मत किसी भी विधेयक पर मत नहीं बनता है, ठीक है, तो क्या होगा कि उनका मतभेद को दूर करने के लिए अगर संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। किसको है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, भारत के राष्ट्रपति को है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाते हैं? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करते हैं, बुलाते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, हम इसे देखते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो 3 संभावनाएं बनती हैं। पहला कि वो राष्ट्रपति जो है विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दें, स्वीकृति प्रदान करता है। दूसरा, विधेयक पर अपनी स्थिति को जो है स्पष्ट ना करते हुए अपने पास ही रख लिया जाता है, इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि कोई विधेयक ऐसा है कि दोनों सदनों से पारित हो गया है, दोनों सदनों से पारित होने के बाद वो विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए उनके पास जाता है, लेकिन राष्ट्रपति उस पर अपनी जो है सहमति नहीं देना चाहते हैं और उस पर कोई जवाब ना देते हुए उसको अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति जब उत्पन्न होगी तो इसे राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो पावर कहा जाता है। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति है जिसे कि पॉकेट वीटो कहा जाता है, ठीक। अगला देखेंगे, वह विधेयक को धन विधेयक ना होने पर पुनर्विचार के लिए संसद में वापस कर सकता है। अगर धन विधेयक है तो धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाता है लोकसभा में, तो उसको तो वापस नहीं कर सकते हैं। धन विधेयक ना होने पर पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, यदि संसद विधेयक को संशोधन या संशोधन के बिना पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत करती है तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है। केवल एक बार राष्ट्रपति जो है विधेयक को संसद के पास वापस भेज सकते हैं, संशोधन किए बिना या संशोधन सहित या संशोधन रहित, ठीक है। संसद यदि उसको पास कर देती है विधेयक को तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं। अब हम कुछ फैक्ट देखते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। वर्ष 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो, इसको जेबी वीटो भी कहा जाता है, जेबी वीटो और पॉकेट वीटो दोनों सेम बात है, का प्रयोग किया था। किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में। नए राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन आदि से संबंधित विधेयक, धन विधेयक, संचित निधि से व्यय से संबंधित विधेयक आदि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। इसीलिए जो है ये विधेयक राष्ट्रपति उनको लौटा नहीं सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है क्योंकि ये जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं, ऐसा हम लोग पिछले पॉइंट में देख चुके हैं। राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में विशेष अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। राज्यसभा में मनोनयन की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। कितने सदस्यों को कर सकता है मनोनीत? 12 सदस्यों को कर सकता है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की क्या शक्ति है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के द्वारा दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 123 के तहत दी गई है। और राज्य के राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 213 के तहत दी गई है, ठीक है। वैसे हम जब राज्यपाल
टॉपिक को कवर करेंगे, हम उसको पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को याद रखने के लिए मैंने बताया है ये। अच्छा ठीक है, अब राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति तभी होती है जब दोनों में से किसी एक सदन का या जब दोनों में से किसी एक सदस्य का सत्रावसान हो गया। मतलब या तो दोनों सदन नहीं चल रहे हैं या फिर एक सदन नहीं चल रहा है, सत्र नहीं है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और जब सत्रावसान हो चुका होता है, सत्र चल नहीं रहे होते हैं दोनों सदनों के या किसी भी एक सदन का, तो वहाँ पर विधि अधिनियमित नहीं करी जा सकती। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लाता है। इसका प्रभाव भी संसद द्वारा निर्मित कानून की तरह ही होता है, सेम आइडेंटिकल होते हैं। ठीक, यह अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। ठीक है, यदि ये संसद द्वारा अनुमोदित नहीं होता है तो क्या होगा कि ये जो अध्यादेश है ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। अध्यादेश को किसी भी समय राष्ट्रपति वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान की क्या शक्तियां हैं हम देखने वाले हैं। अनुच्छेद 72 के तहत 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने, दंड कम करने, दंड के परिहार व विराम का न्यायिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को के दंड को क्षमा करने के, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 20 साल की कैद दी गई है, 20 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, 20 ईयर्स की जेल दी गई है, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो उनको क्षमादान कर सकता है। ठीक है, या फिर 20 साल को 10 साल कर सकता है, या फिर दंड की जो मान लीजिए परिहार क्या होता है कि इसकी प्रकृति को चेंज कर सकता है। मान लीजिए किसी को 20 साल की कठोर कैद दी गई है, ठीक है, कठोर कैद, तो इस कठोर कैद को बदलकर नॉर्मल 20 साल की सज़ा भी कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अगला पॉइंट देखते हैं, आगे देखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की याचिका रद्द करने पर ही वही याचिका दूसरी बार दाखिल नहीं की जा सकती। मान लीजिए राष्ट्रपति के पास क्षमादान की कोई याचिका जाती है और राष्ट्रपति उसको रद्द कर देते हैं, मना कर देते हैं क्षमादान करने से, तो उसको दोबारा दाखिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब चूंकि अभी हमने पीछे देखा था कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, थल, जल और वायुसेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक, तो राष्ट्रपति जो है अगर किसी व्यक्ति को सैन्य कोर्ट के अंतर्गत भी सजा दी गई है, ठीक है, तो उसको क्षमादान की शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, जबकि राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, आगे देखेंगे कूटनीतिक शक्तियाँ। कूटनीतिक शक्ति में ये आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, और राष्ट्रपति जो है भारत में विदेशी राजदूतों की जो नियुक्ति होती है उसको अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ेंगे, आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास आपातकाल की भी शक्तियाँ राष्ट्रपति को संविधान द्वारा दी गई हैं। तो अब हम देखेंगे आपातकाल के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित जो है प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है। हम आपातकाल जब टॉपिक है पढ़ेंगे आगे तो उसको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति जो है 3 प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकता है। पहला जो है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, 352 के तहत, और कारण क्या होगा कि युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति जो है 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन के तहत एक यहाँ पे वर्ड था आंतरिक विद्रोह या आंतरिक अशांति, ठीक है, आंतरिक अशांति, ये शब्द जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था।
अगला है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 356 के तहत लगाया जाता है। कौन लगाएगा? राष्ट्रपति लगाएगा। और राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में राष्ट्रपति जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इसकी रिपोर्ट कौन देगा? राज्य का राज्यपाल देगा। तीसरे प्रकार का जो आपातकाल है वो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति जो है 360 अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, अगला आगे आता है परामर्श की शक्ति। राष्ट्रपति को जो है परामर्श लेने की शक्ति भी दी गई है अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति जो परामर्श लेंगे वो परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, उनको समझ में आए तो वो उस परामर्श को मान सकते हैं, अपने काम में आगे ला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर उनकी मान लीजिए कोई डिस्प्यूट, मान लीजिए समझ में नहीं आता है, कुछ भी होता है, सर्वोच्च न्यायालय अपना जो है परामर्श दे देता है, लेकिन उसको मानने के लिए कौन बाध्य नहीं है? राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिया जाएगा परामर्श? राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत लिया जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो परामर्श लेने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास ही है, राज्यपाल के पास नहीं है। और परामर्श देने की शक्ति भी केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं। राष्ट्रपति केवल सुप्रीम कोर्ट से ही परामर्श ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत, हाई कोर्ट से नहीं ले सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। इस तरीके से आज हमने ये राष्ट्रपति जो हैं कंप्लीट किया है। तो हमने इसमें पढ़ा कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक राष्ट्रपति के बारे में देखा हमने। और उसके आगे हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ भी पढ़ी, परामर्श की शक्तियाँ देखी, और आपातकाल के बारे में भी हमने देखा कि किस किस स्थिति में राज्यपाल जो है आपातकाल की उद्घोषणा, राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। ठीक है, पदावधि के बारे में देखा हमने, पुनर्निर्वाचन, चुनाव की प्रक्रिया और निर्वाचक मंडल के बारे में भी हमने चर्चा की। इस तरीके से राष्ट्रपति टॉपिक जो है ये हमारा कंप्लीट होता है। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।